अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो जनाब, नाम से ही जाहिर है कि हमने इसमें वो वाले मॉलिक्यूल्स को पढ़ना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले चैप्टर जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें एक टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल, वो आपने पढ़ना है। वहाँ से आपको मॉलिक्यूल की डेफिनेशन और मॉलिक्यूल की टाइप्स का पता चलेगा। उसका वीडियो लेक्चर तैयार है, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो अब आपको पता चल गया है कि बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे चैप्टर के स्टार्ट में ही बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना है और उन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रही हैं। अब आपने एक बात नोट करनी है कि ये जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है इसमें बहुत सारी जगहों पे केमिकल रिएक्शंस का जिक्र है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं, तो फिर रिएक्शंस का क्या काम? लेकिन काम है। वो काम इस तरह से है कि जहाँ पे भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। इसीलिए तो हमने इन दोनों चीज़ों को साइंस की एक ही ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में डाल दिया। अब फ़र्ज़ करें हम खाना खाते हैं, यानी हम अपने माहौल से कोई बायोमोलिक्यूल्स अंदर लेके जा रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स हम अंदर लेके जा रहे हैं। तो क्या ले जाके ऐसे ही उन्हें अपने जिस्म में रख देते हैं, आगे से उनका कुछ नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम उनको तोड़ते हैं, तोड़ के कुछ नया बनाते हैं, या फिर तोड़े बगैर ही उन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके हम कुछ नया बना लेते हैं, या फिर हम उनमें से एनर्जी लेते हैं। तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ मॉलिक्यूल्स के साथ हुई, ये केमिकल रिएक्शंस से ही तो होती हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना भी फिर ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की एक टर्म आई है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि उन तमाम केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही हैं। और फिर हमने केमिकल रिएक्शंस को दो टाइप्स में तकसीम कर दिया, यानी मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हो गए, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कैट तोड़ती है ना बोन्स को, बिल्कुल वैसे ही। और आपको ये भी पता है कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी। इसलिए कैटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेशन का प्रोसेस, उसमें हमें पता है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और इस दौरान हमें एनर्जी मिलती है। एनाबॉलिक रिएक्शन पे आ जाए, ये वो वाली रिएक्शन है जिनमें कोई बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग में ही कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, और इस दौरान हमें एनर्जी भी लगानी पड़ती है। और इसकी मिसाल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को मिला के ग्लूकोज बनता है। तो बस इंट्रोडक्शन में यही कुछ है। यहाँ पे एक टेबल है, वो अभी आपने नहीं पढ़ना, वो आगे वाले टॉपिक्स में चल के हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।